नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के लिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने सम्मेलन में कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, जबकि सरकार पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को सलाम करती थी। अब सरकार अपराधियों के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ खड़ी है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ईश्वर पर विश्वास करने वाले और अपने पुरुषार्थ को दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ आगे बढ़ने वाले भारत माता के सपूत हैं, तो हम लोगों को विश्वास था कि हम बीमारू राज्य से इस प्रदेश को उभारने में सफल होंगे। और एक ग्रोथ स्टोरी, उसी की कहानी आप सबके सामने कहती है। सीएजी ने जो रिपोर्ट आप सबको प्रस्तुत की है, कि आश्चर्यजनक यह है कि उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। मित्रों, यह 2 वर्ष पुराना है। इस समय हम 70,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस हैं यूपी उस समय। इस समय 70,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू सरप्लस आज के दिन पे है। और इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था ये परिवारवादी और जातिवादी राजनीति ने। कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके यहां के व्यापार को बर्बाद कर दिया गया था। कैसे उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था ने नौकरशाही को अपंग बना दिया था। और कैसे उत्तर प्रदेश कभी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था, कैसे वो बीमार हो गया। ये कहानी केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है। आप वैश्विक मानचित्र पर अगर कभी नजर डालें और दुनिया के अंदर आप देखेंगे, तो दुनिया के अंदर जो हमारा बृहत्तर भारत है, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, तो आप देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का स्थान 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा रूसी संघ, अगर उसका क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 1,70 करोड़ हेक्टेयर का एक विस्तृत भूभाग उसके पास है। इसके बाद चीन का नंबर आता है। चीन 90 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग को अपने पास समेटता है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद कनाडा, उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंत में भारत। यानी भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के अंदर हम 7वें स्थान पर, लेकिन कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिस देश में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 60% भूभाग ऐसा है जिसमें अच्छी खेती हो सकती है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है और मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए बसने के लिए उत्तम परिस्थिति मौजूद है। जबकि दुनिया के अंदर बाकी जितने भी देश हैं उनके टोटल क्षेत्रफल का कुल 20% भूभाग ही ऐसा है जिसमें वे खेती बाड़ी कर सकते हैं या मानवीय सभ्यता बस सकती है।
तो भारत इस देश से दुनिया के अंदर सबसे सौभाग्यशाली है। दूसरा, दुनिया के अंदर सबसे उर्वरा भूमि भी भारत रखता है। अगर आप देखेंगे कि उर्वरा भूमि के देश से अमेरिका हो सकता है कि भारत की तुलना में काफी बड़ा हो, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हो, लेकिन कृषि योग्य भूमि के देश से अगर आप देखेंगे तो उसमें और भारत में लगभग बराबर हम खेती बाड़ी योग्य भूमि दोनों के पास है। हमसे कई गुना बड़ा है क्षेत्रफल के देश से, भौगोलिक देश से। रूस भी बहुत बड़ा है, चीन भी बड़ा है, लेकिन खेती योग्य भूमि अमेरिका भारत के समकक्ष रखता है, भारत से ज्यादा नहीं रखता। चीन पीछे है, रूस पीछे है, ऑस्ट्रेलिया और पीछे है, ब्राजील और भी पीछे है। जब यहां पे खेती बाड़ी योग्य उत्तम भूमि थी, अच्छे संसाधन थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा थी, तो मानवीय सभ्यता भी यहां पे खूब फली फूली आगे बढ़ी, खूब विकसित हुई। हर क्षेत्र में भारत ने खूब प्रगति की। कहते हैं यानी 11वीं सदी में भारत के अंदर आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़ की पॉपुलेशन भारत के अंदर रह रही थी। बाद में विदेशी आक्रांताओं ने, तमाम प्रकार के हमलों ने, फिर यहां पर कुल आबादी जो भी थी भारत के अंदर, ये केवल कृषि पर निर्भर नहीं थी। कृषि के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का भी बहुत अच्छा तंत्र भारत के अंदर मौजूद था, बहुत अच्छा तंत्र मौजूद था। ये दोनों मिलाकर के दुनिया को भारत की आर्थिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 40% थी। 11वीं सदी तक आते आते ये घटकर के 30% तक पहुंचा, और जब आज से 300 वर्ष पहले आप 17वीं सदी में पहुंचते हैं, भारत की हिस्सेदारी घटकर के 25% पहुंची। 1947 आते आते ब्रिटिश कालखंड के अंदर तो भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को पूरी तरह बंद करवा दिया गया। भारत के अंदर होने वाली परंपरागत खेती, जिसको आप प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोगों के पास उत्तम पशुधन था, उसके माध्यम से जो लोग खेतीबाड़ी करते थे, साथ साथ आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर थी, शेष अन्य लोग अन्य प्रोडक्शन के कार्यों के साथ जुड़े हुए थे, लघु और कुटीर उद्योगों के साथ जुड़े हुए थे। परिणाम क्या था? भारत धनधान्य से परिपूर्ण था। ब्रिटिशर ने खेती में फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड भारत के अंदर भेजा। एक बार, दो बार रिजल्ट उसके अच्छे आए, लेकिन बाद में उसने भारत की खेती बाड़ी को भी चौपट करना शुरू किया। उसका प्रभाव वहां भी पड़ा। लघु और कुटीर उद्योगों को यहां से लूट करके लेके गए। कहते हैं ब्रिटिशर भारत से $32 ट्रिलियन की बराबर का सोना इस देश से लूट करके लेके गए हैं। ये विदेशी दास्ता क्या होती है, कैसे उन्होंने भारत को लूट करके अपने आप को समृद्ध किया है, ये उसका नमूना है।
ये उसका नमूना है। और उद्योग धंधों को उन्होंने समाप्त किया। कौन नहीं जानता भारत का टेक्सटाइल, भारत टेक्सटाइल का भी हब था। भारत के अंदर वह सब कुछ था जो दुनिया को चाहिए था, दुनिया के पास जो नहीं था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी भारत ने दिया था। तक्षशिला उसका केंद्र था। तक्ष महाराज भरत के पुत्र थे, भगवान राम के अनुज भरत के पुत्र, उनके नाम पर वहीं पर दुनिया का पहला व्याकरण देने वाले पाणिनि का जन्म भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से स्वदेशी बीएसएनएल 4G नेटवर्क के ऑनलाइन शुभारंभ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और साथ ही सत्ताधारी उनके कुत्तों के हाथ मिलाया करते थे। स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G सेवाओं और डिजिटल भारत नेट के परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिनका कुछ ही देर में लोकार्पण होने जा रहा है, समारोह में उपस्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, तेजस के चेयरमैन सीएनजी सुब्रमण्यम जी, मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल श्री अरुण कुमार गर्ग जी, बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, रामचंद्र प्रधान जी, अन्य सभी सम्मानित महानुभाव और बीएसएनएल से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमें भारत के पहले 4G स्वदेशी तकनीक पर आधारित भारत नेट के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्घाटन का अवसर प्रारंभ होगा। मैं इस अवसर पर भारत को एक नई डिजिटल क्रांति के रूप में आगे बढ़ाने और भारत की टेलीकॉम के सेक्टर की स्वदेशी तकनीक से आच्छादित इन सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए बीएसएनएल परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसके पास अपनी स्वयं की सेना हो, उसके पास एक स्वतंत्र विदेश नीति हो, उसके पास अपनी स्वयं की तकनीक पर आधारित नेटवर्किंग हो और वह भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की उसके पास सामर्थ्य हो। नए भारत में ये सभी प्रकार की चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं।
भारत की सेना दुनिया के अंदर सबसे सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली सेना बनकर के उभरी है। आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ ड्रोन और रोबोटिक के क्षेत्र में भारत के भूतपूर्व सफलता एक नए भारत की और विकसित भारत की आहट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। भारत दुनिया के अंदर सभी के साथ मैत्री भाव के साथ काम करेगा, लेकिन किसी की गीदड़ भपकी के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने इस बात को हर मंच पर पूरी दृढ़ता के साथ कहा है और भारत के पास अपना स्वदेशी मॉडल का नेटवर्किंग होगा, जिसके माध्यम से हम भारत के नागरिकों को 4G की सेवाएं उपलब्ध करवा सकेंगे, न केवल टेलीकॉम के सेक्टर में बल्कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भी भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए लोगों को एक बेहतरीन माहौल दे सकें। आज भारत दुनिया में तकनीक का पिछलग्गू नहीं बल्कि उसका लीडर बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाले देशों में भारत, आज यूपीआई दुनिया के अंदर सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला, यानी भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब बीएसएनएल भी 4G की इस क्रांति के साथ दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ें। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला कि आज हम ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन हो रहा है बल्कि बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से गांव गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ हो गया है। आपने देखा होगा पहले किसी भी वृद्धजन का, किसी निराश्रित महिला का, किसी दिव्यांगजन का या किसी भी रिटायर्ड कार्मिक का कोई। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बरहामपुर और गुजरात के उधनाव के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है और जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान में ही नहीं भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है और वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा कि बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। केंद्र सरकार ने हाल में ही ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर जैसी आज की दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री कभी असम में लग सकती है, कभी उड़ीसा में लग सकती है, लेकिन यहां के नौजवानों का सामर्थ्य है कि आज ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आपके यहां आ रही है। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी चिप जो आपके फोन, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, गाड़ी, ऐसी अनेक चीजों में अब चिप के बिना उस कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो जान ही नहीं रहती, जान चली जाती है। सारी जान उस चिप में ही होती है और वो छोटी सी चिप जो इन सारे डिवाइसेस में उपयोग होती है वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने बहराइच में मानव वन्य संघर्ष पीड़ितों से संवाद, पीड़ित ग्रामीणों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुन पाते हैं। तो मैडम हाथ अंदर रखिए।
वहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं, बहराइच की तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानव वन्य जीव संघर्ष पीड़ितों से संवाद किया है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ितों से संवाद कर रहे हैं, फल वितरित कर रहे हैं और साथ ही उनका हालचाल जान रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ संघर्ष पीड़ितों से संवाद कर रहे हैं और अब कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मानव वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों से संवाद कर रहे हैं, फल वितरित कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहराइच से सीएम योगी आदित्यनाथ मानव वन्यजीव पीड़ितों से संवाद कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।